Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, आपको याद होगा लास्ट 5 लेक्चर्स में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस को डिस्कस किया था. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमने अभी तक एब्सोल्यूट डिस्पर्शंस के कुछ टॉपिक्स को पढ़ा है, जिसमें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन शामिल है. हमने रेंज के हवाले से कुछ कैलकुलेशंस की हैं. हमने क्वार्टाइल डेविएशन में अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा को भी डिस्कस किया. इसी तरह हमने मीन डेविएशन में भी फर्दर अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट किया. आज हम इन सारे टॉपिक्स के हवाले से इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे. तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रेंज के मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि रेंज का इस्तेमाल कहाँ पर यूज़फुल है और कहाँ पर उसका इस्तेमाल यूज़फुल नहीं है. तो सबसे पहले देखिए रेंज के मेरिट्स में. रेंज जो है इट इज़ यूज़फुल इन स्मॉल डेटा. देखें, ये बात उस वक्त भी डिस्कस की गई थी कि जब आप रेंज को कैलकुलेट करते हैं तो ये बहुत ईजी होता है कि आपके पास अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो स्मॉल हो. ठीक है, स्मॉल ऑब्जर्वेशंस की वजह से हमें ये सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए कि हम उसका ऑर्डर कंप्लीट कर सकें, हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको कन्वर्ट कर सकें. लेकिन अगर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाएं तादाद में, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे लिए उसको जो है वो ऑर्डर में लाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. अब अगर फर्ज कर लें हम ऑर्डर में नहीं भी लाते, तो आप देखिए कि रेंज को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है और मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है. सो अगर डेटा की वैल्यूज बहुत ज्यादा लार्ज हो, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा हो, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपको स्मॉलर वैल्यू और लार्जर वैल्यू को लोकेट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो सकती है. ठीक है, इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो रेंज है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है जब आप ऑब्जर्वेशंस जो है वो स्मॉल लेते हैं. ठीक है, क्योंकि आप जरा थोड़ा सा इमेजिन करें कि अगर आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आपको अपनी स्मॉलर और लार्जर वैल्यू को लोकेट करने के लिए 10 डिजिट्स को लोकेट करना, देखना है अच्छे तरीके से, उसको 1 बाय 1 चेक करना है. अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 15 हो तब भी ये नो प्रॉब्लम. 20 तक भी आप कहते हैं कि जी आप इजीली उसको नंबर्स को देख सकते हैं. लेकिन आप सोचें कि अगर आपके पास 100 डिजिट्स हो, तो आपको स्मॉलर वैल्यू को देखने के लिए 100 डिजिट्स देखना पड़ेंगे, अगर वो स्मॉलर वैल्यू बिल्कुल एंड में कहीं पर एक्सट्रीम में जाकर एग्जिस्ट कर रही है. सो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपके पास अगर नंबर ऑफ वैल्यूज बहुत ज्यादा हो तो आप उसकी रेंज कैलकुलेट कर लें एक बहुत इजी वे से. हालांकि इसका जो दूसरा मेरिट है वो यही है कि इट इज इजी टू कैलकुलेट. तो इजी टू कैलकुलेट उसी सूरत में होगा कि जब हमारे पास डेटा की वैल्यूज जो होगी वो स्मॉल होगी. क्लियर होगी बात. अब आगे चलें इसके डीमेरिट्स की तरफ. ऑब्वियसली जिस चीज के कुछ फायदे हैं तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी होंगे, उसकी लिमिटेशंस भी होंगी. हम डीमेरिट्स को लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं. ठीक है, अब इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, यानी जो रेंज है वो सारी की सारी वैल्यूज पर बेस नहीं करती. ठीक है, आपने इसको इसका तजर्बा भी किया होगा, आपने इसको देखा भी होगा. फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक छोटी सी एग्जांपल से भी आपको बता देता हूं कैसे. फॉर एग्जांपल लुक एट दैट. अगर मेरे पास ये 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, 5, 8, 10, 12, 20 और 15. और कीजिए, अगर मैंने रेंज कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू निकालूंगा. ठीक है, इसकी स्मॉलर वैल्यू देखें, स्मॉलर वैल्यू इसकी 5 है, शुरू में हमें मिल गई है. इसी तरह जो लार्जर वैल्यू है वो अगर आप देखें तो ये 20 है. तो सिंपली जब आप रेंज कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 20 में से माइनस कर देंगे 5 को और वो 15 आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो आप जरा गौर करें, ना हमने देखा 8 को, ठीक है, ना हमने यूज किया 10 को, ना हमारे पास 12 और ना ही 15 यूज हुआ. सो आप गौर से देखें कि सिर्फ 2 वैल्यूज को लोकेट करने से हमारा मसला हल हो जाता है रेंज का. यानी अगर आपने रेंज की कैलकुलेशन करनी है तो जस्ट 2 वैल्यूज, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू,
आप उसकी देखते हैं और आप इजीली उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और आगे फर्दर उसकी इंटरप्रिटेशन या उसका जो है ना वो एक्सप्लेनेशन उसकी कर देते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका डीमेरिट है, ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ चुके हैं कि अच्छी एवरेज वो है जो सारी की सारी वैल्यूज को यूटिलाइज करती है। ठीक है जी, और वो जब वो सारी की सारी वैल्यूज को यूटिलाइज करेगी, उसका इफेक्ट उसके अंदर शामिल होगा, तो ही वो फायदेमंद हो सकती है। सो इसलिए आपने ये चीज माइंड के अंदर रखनी है कि एक अच्छी कैलकुलेशन वो है जिसमें सारी की सारी ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल हो। चूंकि रेंज के अंदर सारी वैल्यूज इस्तेमाल नहीं होती, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इसका डीमेरिट है। ठीक है, अगला देखिए, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द एक्सट्रीम वैल्यूज। ये वही वाली बात जो शेयर मैं आपसे कर रहा था कि जब हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, जरा गौर कीजिए कि अभी तो ये स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन थी, जब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूं इसी डेटा को, जरा देखिए यहां पर 5, 8, 10, 12, 15 और 20। अब ये डेटा मैंने क्या किया, अरेंज कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया। तो आप देखिए जब हम रेंज निकालेंगे तो 5 को कंसिडर करेंगे, इधर से 20 को कंसिडर करेंगे, तो ये दोनों इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज को जब ये कंसिडर करता है तो इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, जो इसके बिटवीन में जितनी भी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल इस डेटा के लिए हमारे पास 4 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, ये 4 की 4 इग्नोर हो गई। ठीक है, यही इसका जो है वो ड्रॉबैक भी है, यही इसकी लिमिटेशंस भी है कि आपको ये देखना है कि अगर डेटा अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज को यूज कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सूटेबल डेटा नहीं है, और इसी वजह से इसको हम रेंज के डिसएडवांटेजेस में लिखते हैं। क्लियर होगी बात? अब हम अगले जो है वो टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है क्वार्टाइल डेविएशन, और उसी की हम मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब आप देखिए क्वार्टाइल डेविएशन है नेक्स्ट हमारा टॉपिक। ठीक है, उसके मेरिट्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इट इज इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, आप गौर कीजिए कि जब हम क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, Q1 और Q3 लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल, ये दो वैल्यूज जब आप डेटा में से कैलकुलेट करते हैं तो फिर आप इजीली उसको 2 पे डिवाइड करने के बाद आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल्स जो है वो आपको पता है कि वो 3 वैल्यूज हैं जो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, सो आपकी कैलकुलेशन जो है वो 4 पार्ट्स में जब आप डेटा को कन्वर्ट करते हो तो आपके पास तीनों क्वार्टाइल्स आ जाते हैं, आप उनको माइनस करते हो, 2 पे डिवाइड कर लेते हो। ठीक है, सो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो ये प्रोसेस नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं करता। तो इसकी रीजन क्या है, जरा गौर कीजिए कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास डेटा है। ठीक है, अब इस डेटा को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां से हमें यह पता चला कि ये है आपका Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, याद आ रही होगी आपको कि एनी 3 वैल्यूज व्हिच डिवाइड्स द डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स, इसीलिए इसको क्वार्टाइल क्वार्टर से निकला हुआ है ना कि, और यहां पर देखिए कि फर्स्ट पोर्शन जो है वो 25% को रिप्रेजेंट करता है, फिर 25% को रिप्रेजेंट कर रहा है, और देन फिर हमारे पास इस तरह 25% के 4 जो है वो पार्ट्स बन जाते हैं डेटा के। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज से वो अफेक्ट नहीं करता। कैसे, गौर से देखें कि जब हम Q1 और Q3 कैलकुलेट कर रहे हैं, देखें एक चीज ध्यान में रखें कि आपके पास यहां पर भी कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, ये आपके पास यहां पर भी है, यहां पर भी कुछ वैल्यूज हैं, और यहां पर ये सारी वैल्यूज हैं डेटा की, क्योंकि ये इसका मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां से लेकर यहां तक बहुत सी वैल्यूज होंगी, लेकिन क्या होता है कि जब आपने क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है तो आपने Q1 की वैल्यू को कंसिडर करना है, आपने Q3 की वैल्यू को कंसिडर करना है। ठीक है, तो आप इजीली इन दोनों को माइनस करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, आपका आंसर जो है वो आ जाता है। तो
नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब यह है कि अगर आपके पास लोअर साइड पर या अपर साइड पर कोई ऐसी वैल्यूज हैं जो बहुत ज्यादा डेटा के पैटर्न से हटी हुई हैं, तो उनका असर जो है वो डेटा की कैलकुलेशन पर नहीं होता। जो डेटा से आप फर्दर जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसका असर जो है इसके ऊपर नहीं होता। क्लियर हुई बात? सो ये जो बात हो रही है कि नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, कि अगर एक्सट्रीम वैल्यूज का पैटर्न जो है वो रेगुलर ना हो अकॉर्डिंग टू ऑल वैल्यूज, जो आपके पास रेस्ट वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर उसके मुताबिक इसका पैटर्न नहीं भी है, तब भी जो है वो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाता है और हमारे लिए काफी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया? सो यही इसके दो मेरिट्स थे कि एक तो वो इजी टू कैलकुलेट है और दूसरा ये है कि ये नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। क्लियर होगी बात? अब आगे हम चलते हैं इसके डीमेरिट्स की तरफ। ठीक है? डीमेरिट्स में सबसे पहले नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब यह है कि ये एक तरफ तो फायदा ये कि यहां पर जब मैंने भी आपको बताया कि नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज है, तो फिर ये क्या होगा? नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस से क्या मुराद है कि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास Q1, Q2 और Q3 के अलावा हमारे पास कोई भी जो है वो वैल्यूज यूज नहीं होती हैं। ठीक है? इनफैक्ट आप देखिए Q2 भी इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। तो क्या होता है कि Q1 और Q3 के इस्तेमाल करने से आपकी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है फिर? इसमें ये होता है कि बाकी वैल्यूज इग्नोर हो रही हैं। सो ये बात ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जब तक कोई मेजरमेंट डेटा की सारी वैल्यूज को इस्तेमाल नहीं करती, जहां पर इसका ये एडवांटेज है वहां पर ये इसका डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि अगर एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाए तो हमारे लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है कि एक्सट्रीम वैल्यूज का जो पैटर्न अगर बहुत ज्यादा इरेगुलर है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता। हम आगे जब इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनता ये। लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि अगर रेगुलर पैटर्न है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेगुलर पैटर्न है, हमारे पास वैल्यूज जो है वो बड़े एक स्मूथ सिमेट्रिकल वे से आ रही हैं, तो फिर हम जब इनको इग्नोर कर देते हैं तो इनका पार्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता उसकी कैलकुलेशंस के अंदर। देखिए आप Q1 से पीछे 25% वाला पोर्शन है, इग्नोर हो गया। इसी तरह Q3 से आगे जो 25% का एरिया है वो इग्नोर हो गया। सो जब ये दो पोर्शंस इग्नोर हो, यानी ऑलमोस्ट 50% जो डेटा है वो आप इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोरेंस से क्या होगा? इग्नोरेंस से ये होगा कि आपके पास जो कैलकुलेशन है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी। सो इसलिए ये इसका एक तरह का ड्रॉबैक है। अब आगे देखिए, इट इज नॉट सुटेबल व्हेन टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैव द सेम क्वार्टाइल्स। यानी रियल लाइफ सिचुएशंस में ऐसा आता है कि हमारे पास दो डिफरेंट जो है वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके पास, यानी आप यूं कह लीजिए डेटा 1 है आपके पास, डेटा 2 है, इन दोनों के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस है। आपने सिमेट्री और स्क्यूनेस में इनके ग्राफ्स को भी स्टडी किया। फॉर एग्जांपल इसका जो ग्राफ है को इस पैटर्न का आ रहा है, ठीक है, और डेटा 2 का जो ग्राफ है वो कोई इस पैटर्न का है फॉर एग्जांपल। तो आप जरा गौर से देखिए कि इन दोनों के फिगर्स में फर्क है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये दोनों डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उनका जो क्वार्टाइल्स की उनकी वैल्यूज है वो सेम आ रही हैं। यानी वो जो वैल्यूज का बिहेवियर है, वैल्यूज जिस तरह एग्जिस्ट कर रही हैं वो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न के ऊपर जो है उनका Q1, Q2 और Q3 एग्जिस्ट कर जाता है। इससे क्या होता है? इससे फिर ये होता है कि बज़ाहिर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस जो नजर आ रही हैं और हम उनके डायग्राम से उनके और वैल्यूज जो आ रही हैं उनसे हम एक एनालिसिस प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ही हम क्वार्टाइल्स के ऊपर आते हैं तो इसका और इसका क्वार्टाइल डेविएशन जो है सेम हो जाता है। सो ये एक इसका ड्रॉबैक है। क्लियर होगी बात? होप आपको यहां तक जो है वो क्लियर होगा। अब आगे हम चलते हैं मीन डेविएशन की तरफ। तो नेक्स्ट बोर्ड में इसको देखिए। जी स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन में इसका जो सबसे पहला मेरिट है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। यही इसका एक मेरिट जो है, इसके बाकी और भी मेरिट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप जब इसको फर्दर इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। ये एक मेरिट जो है, ये एक एडवांटेज बाकी एडवांटेजेस से बहुत ज्यादा हाई इसकी वैल्यू हो जाती है। क्यों? ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। यही बात हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी करते हुए आ रहे हैं
कि जब कोई कैलकुलेशन या कोई एवरेज या कोई भी मेजरमेंट डेटा की सारी वैल्यूज को यूज करती है तो वो सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो बेस्ट रिजल्ट उसी सूरत में आएगा जब वो एक एक वैल्यू को यूज करेगी। जरा देखें ये कैसे हमें सारी वैल्यूज को यूटिलाइज कर रही है। आप इसके फॉर्मूले पे अगर थोड़ा सा गौर करें, मीन डेविएशन, चाहे हम मीन से कैलकुलेट कर रहे हैं या हम मीडियन से कैलकुलेट कर रहे हैं, हम अभी इसकी डिस्कशन नहीं हो रही, तो इट इज एब्सोल्यूट x माइनस x बार मॉड डिवाइडेड बाय n। जरा गौर कीजिए कि आपके पास x की वैल्यूज होंगी, आप जब x बार निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिग्मा x ओवर n, ठीक है। सिग्मा x में क्या होगा कि आप जितनी भी वैल्यूज यहां पर एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, फर्ज कर ले मैंने कुछ वैल्यूज लिख देता हूं 5, 8, 10 और 12, ठीक है। गौर कीजिए हमने 4 वैल्यूज ली 1 2 3 4, जब हमने सिग्मा एक्स कर रहा है तो क्या करेंगे 5, 8, 10 और 12 सारी की सारी वैल्यूज ऐड होंगी। सो जब सारी वैल्यूज ऐड हुई तो एक्स बार आया। क्लियर होगी बात। अच्छा फर्ज कर ले हमारे पास कोई एक वैल्यू है, से मैं इसको अकॉर्डिंग टू द डेटा अप्रोक्सीमेट करता हूं, फर्ज कर लेता हूं कि ये 9 आ गया आंसर, ठीक है जी। जब ये 9 आंसर आया तो आपने जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है दैट इज x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट। तो देखिए x माइनस एक्स बार जब होगा तो 5 में से भी 9 माइनस होगा, फिर 8 में से भी 9 माइनस होगा, फिर 10 में से भी 9 माइनस होगा और 12 में से भी, यानी आपका जो नेक्स्ट कॉलम है जो एक्चुअली यहां पर सिग्मा भी है क्योंकि इसका हमने सम लेना होता है, ठीक है ना। सो जब आपने ये कॉलम कैलकुलेट कर लिया x माइनस से x बार को माइनस करना है तो एंड में जाके उसका सम भी करना है, यानी आप देखें पहले कैलकुलेशन में हर वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, फिर उसके सम में सारी की सारी वैल्यूज यूज हो रही है। सो इसीलिए ये बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस है और यही इसका एडवांटेज है, क्योंकि जब सारी वैल्यूज को यूटिलाइज करता है तो वो आपकी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, ठीक है जी। अब इसके डीमेरिट्स डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। हाँ जी, जहां पर सारी वैल्यूज को यूटिलाइज करने का फायदा है वहां पर एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएं, एक्सट्रीम वैल्यू से क्या मुराद है ये आप पढ़ चुके हैं पहले, एक छोटी सी रिहर्सल मैं दोबारा यहां पे कर देता हूं कि फर्ज कर ले मेरे पास डेटा है 2, 4, 5, 8, 12, 15, ये 6 वैल्यूज आपके पास है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह मेरे पास एक और डेटा है जिसमें 2, 4, 15, 25, 60 और 90। आप गौर कीजिए कि डेटा 1 में भी आपके पास 6 वैल्यूज हैं और डेटा 2 में भी आपके पास 6 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो लेकिन इन दोनों डेटास में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, गौर कीजिए कि ये 2 से स्टार्ट होकर 15 तक जा रहा है, ठीक है। इसमें बिटवीन द वैल्यूज जो गैप है वो भी एक नॉर्मल सा पैटर्न नजर आ रहा है कि 2 का गैप है, फिर 1 का गैप है, फिर 3 का गैप है, फिर 4 का है, फिर 3 का। लेकिन यहां देखें जरा कि 2 का गैप है, फिर एकदम जो है वो 11 का गैप हो गया, फिर 10 का गैप हो गया, फिर ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास 35 का गैप हो गया एंड देन 30 का गैप हो गया। तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज जो है, यानी जो लोअर वैल्यू है वो बहुत ही छोटी है और अपर वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। सो एक्सट्रीम वैल्यूज होने की वजह से जब आप इनको सबको यूज करेंगे तो क्या होगा, आपकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। उसमें ये होगा कि इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, यानी आपकी जो सेंट्रल वैल्यू है वो इधर एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है ना। सो इसलिए ये कहा जाता है कि आपके पास एक रेगुलर नॉर्मल पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, आप इसकी सेंट्रल वैल्यू को देखें वो ऑलमोस्ट यहां पर, तो ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट आपको सेम नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक और डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और
उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो आप गौर से देखिए, सेंट्रल वैल्यू यहां पे कहीं पे, तो आपके पास जो है वो राइट साइड का पोर्शन और लेफ्ट साइड के पोर्शन में जो बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। सो यही एक फर्क है कि आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू होने की वजह से जो आपका मीन है या आपकी जो सेंट्रल वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर एग्जिस्ट कर रही होती है जो डेटा की एक साइड बहुत ज्यादा हैवी नजर आ रही होती है या एक दूसरी साइड जो है बहुत ज्यादा लो होती है। सो इसलिए जब एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी तो ऑब्वियसली मीन डेविएशन की वैल्यू भी एक्चुअल जो है ना उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डेटा के हवाले से हमें नहीं बता सकेगी। सो ये एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो डीमेरिट है। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसके फर्दर हम डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए जी, नॉट कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल डेवलपमेंट। नॉट कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल डेवलपमेंट मतलब मैथमेटिकल डेवलपमेंट इसकी मजीद नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है? देखिए, फर्ज कर लें मेरे पास कोई फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये मैथमेटिक्स के अंदर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब फर्दर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसकी यानी कोई एक और फॉर्म जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। इसी तरह मैं फर्दर इसको यानी ओपन करता हूं तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। अब समटाइम्स हम याद करने के लिए जो है वो क्या कहते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहते हैं जी आप स्क्वायर्स को पहले कर लें फिर इसको इस तरह लिख लें, इससे ये होगा कि आपके लिए ये याद करना आसान हो जाए। आप जरा गौर कीजिए, एक ये मैंने बहुत सिंपल सी एग्जांपल लिया कि एक फॉर्मूला जो फर्दर उसकी आउटलुक्स जो है वो जनरेट हो गई। उसकी फर्दर आउटलुक्स जो है वो जनरेट हो गई हैं, तो इससे ये होगा कि आपके लिए इसको किसी भी मेथड से पढ़ना उसको याद करना आसान हो जाता है। लेकिन मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है, मीन डेविएशन सिग्मा x माइनस एक्स बार मॉड ओवर एन, अब इसकी फर्दर आप मैथमेटिकल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, यानी इसको मजीद कोई रीअरेंजमेंट्स इसकी नहीं पॉसिबल। सो इसलिए ये एक इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि फिर आपको इसको इसी हालत में रखना पड़ेगा और इसी तरह ही इसकी कैलकुलेशंस को करना भी पड़ेगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, लास्ट है इसका, देखिए इट डज नॉट टेक अकाउंट द नेगेटिव साइंस ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द सम एवरेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि सम एवरेजेस जो है वो नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं उनकी, ठीक है, लाइक ठीक है जी। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इसमें आपको अंदाजा हो रहा होगा कि एक्स बार की वैल्यू यानी मीन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। देखिए, अगर डेटा में सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव है तो उनका सम क्या होगा? वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह उसका मॉड अगर एग्जिस्ट करेगा वो भी नेगेटिव वैल्यूज है। अगर हम डेटा का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव है तो ऑब्वियसली उसका हार्मोनिक मीन भी नेगेटिव कंसिडर हो रहा है। सो अब लेकिन फर्ज करें एक्स बार है, ये नेगेटिव आ गया, लेकिन जैसे ही हम इसको इस फॉर्मूले के अंदर लगाएंगे तो क्या होगा? फॉर्मूले में लगाने से क्या होगा कि ये नेगेटिव है, इसने एक्स बार ने जब इसके साथ मिलेगा तो वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और ओवरऑल इसका इंपैक्ट जो है वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। सो वो नेगेटिव साइन का होना या ना होना मीन डेविएशन में इतना ज्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करती उसकी इंपॉर्टेंस। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यूज को चूंकि कंसिडर ही नहीं करता, यानी उसको खातिर में नहीं लाता। आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही उसने फॉर्मूले के अंदर पहुंचना, ठीक है, वो क्या होगा, वो साइन जो है वो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से फाइनल आंसर जो है वो उसका पॉजिटिव हो जाएगा।
तो इसकी वजह से फिर ये भी इसका डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि जो साइन एक्चुअल किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी का एग्जिस्ट कर रहा है वो डेफिनेटली उसकी कोई इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसने डेटा का बिहेवियर उठाया, और जब वो डेटा का बिहेवियर उठा रहा है तो आप आगे जाकर मीन डेविएशन में उसके बिहेवियर को ही आउट कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, वो ऑब्वियसली ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ द मीन डेविएशन। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि आगे इस लेक्चर में क्या है। जी नेक्स्ट चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने रिलेटिव डिस्पर्शन को से पहले डिस्कस कर चुके हैं और इसके डिफरेंट जो है वो टाइप्स भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम इसके फॉर्मूलाज की तरफ देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी कैलकुलेशंस जो हैं वो क्या डिफरेंट है या वही कैलकुलेशंस हैं जो ऑलरेडी हम पिछले 4-5 लेक्चर्स में कर चुके हैं। सो देखिए, सबसे पहले रिलेटिव डिस्पर्शन की जो फर्स्ट मैथड थी दैट वाज कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का जो फॉर्मूला है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। आप जरा गौर कीजिए कि अगर किसी डेटा की आपके पास, या मैं एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है 10, 12, 20, 25 और 40। इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू इज 10 और मैक्सिमम वैल्यू इज 40। तो आप देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, यानी अगर आपने रेंज कैलकुलेट करनी है तो दैट वुड बी 40 माइनस 10, 30। अब आप गौर कीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में आपने रेंज कैलकुलेट कर लिया तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, आपके पास चूंकि मिनिमम वैल्यू भी है, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू भी है, आपने डेटा आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, आपने जस्ट एक फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यूज को पुट अप कर देना है। देखिए 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 10, और ये आंसर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 50, या इसको हम 0.6 लिख सकते हैं। दैट्स इट। यानी आज के टॉपिक में हम ये भी देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए हमें अलग से कैलकुलेशंस नहीं करनी। हमने वो जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन स्टार्ट में जब रेंज कैलकुलेट की थी हमने, तो उन्हीं रेंज की वैल्यूज को इस्तेमाल करके हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वार्टाइल डेविएशन में हम फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं रिलेटिव मेजर्स की, यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में, और इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और मैं बताता हूं आपको कि क्वार्टाइल डेविएशन में हम रिलेटिव मेजर्स कैसे देखते हैं। आइए नेक्स्ट बोर्ड में। जी, क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला था वो था आपके पास Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो उसका फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। सो देखें जरा कि अगर आपने किसी क्वेश्चन में क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और उसमें आपका Q1 का आंसर है 5 और Q3 का आंसर जो है वो 9 है, फर्ज करना जो आपने
कैलकुलेशंस हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां मैं सिर्फ आपको एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। तो क्या होगा, आप 9 में से 5 को माइनस करेंगे, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन में। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपने कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो तब भी आपको अलग से कोई मेजरमेंट्स नहीं करनी, अलग से कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी, आपने जस्ट इन वैल्यूज को उठाना है और वो फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर देना है। देखिए Q3 की जगह पर मैं क्या पुटअप करूं, 9 माइनस ये वैल्यूज जो है वो हम ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5, सो दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 14, और फर्दर इसको हम 2 बाय 7 आ गया पॉइंट्स में आप इसको लिख सकते हैं। सो बी केयरफुल कि रिलेटिव मेजर्स के लिए आपको अलग से कैलकुलेशंस नहीं करनी, एक्स्ट्रा कॉलम्स आपको कैलकुलेट नहीं करने, एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस नहीं करनी। जस्ट आपने क्या करना है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल जो है वो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कैलकुलेट कर लिया, तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की वैल्यूज को यूटिलाइज करेंगे, उनको यूज करेंगे और रिलेटिव डिस्पर्शन के फॉर्मूले में उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपका काम जो है वो यहां पर खत्म हो जाएगा। सो इट इज वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल अब इसका एक एंगल और भी है कि फर्ज कर लें कि वो कहते हैं, वो स्टार्ट ये कहते हैं जी फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो आपको इसमें वरी होने की जरूरत नहीं है कि भाई इसके तो हमने कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल नहीं की हुई, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आपने याद रखना, इट इज Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। इसका मतलब है दिस इज अंडरस्टूड कि जब आप कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपको Q3 और Q1 कैलकुलेट करना है, और उसके मेथड्स हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं, और इससे पीछे भी या जब हमने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया तब भी हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर चुके हैं। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो Q1 और Q3 है। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल आपने फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना। क्लियर होगी बात? सो अब अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं मीन डेविएशन में हमने कैलकुलेशंस को आगे कैसे देखना है रिलेटिव मेजर्स में। जी, रिलेटिव मेजर्स में आगे हम मूव कर रहे हैं मीन डेविएशन की तरफ के, उसमें मीन डेविएशन का यूज जो है रिलेटिव मेजर्स में कहां है। हम इसकी थर्ड मेजर्स है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अच्छा, इसमें आपको जैसे चूंकि कैलकुलेशंस आप कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि मीन डेविएशन की दो जो है वो फर्दर डिवीजन्स थी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके कोएफिशिएंट्स भी फिर दो ही होंगे, ठीक है ना। सो इसको हम भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हम कहते हैं मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। ये एक कह लें कि नया नाम है, और वो क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन। यानी आपने गौर करना है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम मीन इज फॉर एग्जांपल इट इज 5, तो जरा सोचें इसमें क्या क्या कैलकुलेशंस थी। आपको याद होगा कि मीन डेविएशन जब हम निकालते हैं तो मीन डेविएशन में आपने सिग्मा x माइनस एक्स बार की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है और उसको n पर डिवाइड कर देना। तो देखिए x बार तो इन्वॉल्व है, जब तक x बार कैलकुलेट नहीं होगा उस वक्त तक मीन डेविएशन कैलकुलेट नहीं होगी, और अगर आप मीन डेविएशन फ्रॉम ये मीन निकाल रहे हैं यानी अरिथमेटिक मीन आपके पास कैलकुलेट होगा तो फर्दर आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। सो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, यानी ये जो x बार की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं। फर्ज कर लें हमारे पास यहां पर जो x बार की वैल्यू थी वो है 6, तो आप जरा सोचें कि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकलेगा। आप कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की जो फर्दर कैलकुलेशन करेंगे वो क्या करेंगे, ताकि मीन डेविएशन आपने 5 निकाला हुआ है और जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। यानी आपकी कैलकुलेशन जो है वो कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं नजर आ रही। आपको एक्चुअली फोकस किस पे करना है। अगर आपने मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन निकालना है जो एक्चुअली क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ही है, ठीक है। फर्स्ट इसको मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मीन से आप देख रहे हैं,
ठीक है, इसलिए मीन की जो है ना वो बात आपने ध्यान में रखनी है। सो उसके लिए आपको फोकस जो है वो किस पे करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन्स में। जैसे आपने ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर्स में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला है, उसी तरह मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे और उसको अरिथमेटिक मीन पे दोबारा डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुई बात? अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो इसका हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन देखा है। आगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो है उसका क्या नाम है, यानी यहां पर हम यूं कह सकते हैं फर्दर, ये भी आपके पास जो है वो मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट है। ठीक है, आगे हम फर्दर जो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि फर्दर इसका जो है वो मीडियन से इसकी कैलकुलेशंस का क्या जो है ना वो आउटलुक एग्जिस्ट करती है। आइए जी, देखिए जिस तरह इस बोर्ड के हवाले से मैं देखूं तो ये है मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। मीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहां पर आपने अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशंस को यूज किया। तो अब हम आगे जब देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, इट इज मीडियन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन और उसका फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। सो यहां पर भी वही इंपैक्ट है जो आपको यहां पर मैंने आपको बताया। ठीक है, सो बी केयरफुल कि फोकस यहां पर क्या था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के ऊपर। अब क्या है, फोकस पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। यानी आप पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट कर चुके होंगे, उसका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स माइनस मीडियन मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू और उसके बाद एन पे डिवाइड करते। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब आपने ये कैलकुलेशन करनी है तो ऑब्वियसली आपने मीडियन तो कैलकुलेट किया होगा, लेट इट इज फॉर एग्जांपल इट इज 10 और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की वैल्यू जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल आ गई है से 15। तो बताइए ये जो मीडियन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन जो है वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, 15 को 10 पर डिवाइड कर देंगे तो आंसर जो है वो 1.5 आ जाएगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है, वेरी केयरफुली आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना है एक्चुअली, जो हम इससे पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट किया था। यानी जब भी आपने मीडियन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन निकालना है तो सबसे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है सबसे पहले, और फिर उसी वैल्यू को मीडियन पर डिवाइड करके आप क्या निकाल लेंगे, उसको मीडियन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन को कैलकुलेट कर लेंगे। सो इसलिए आज के लेक्चर में ये जो पोर्शन हमने डिस्कस किया है, इसमें मेरा डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको जब रिलेटिव मेजर्स को कहा जाए कैलकुलेट करने के लिए तो आपने सिर्फ उसके फॉर्मूले पे फोकस करना। फॉर्मूले के मुताबिक अगर आपने जो है रिलेटिव मेजर कोई कैलकुलेट करनी है तो उसमें आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेक करना है। फर्ज कर लें अगर वो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है तो उसमें आप देखिए क्वार्टाइल डेविएशन में आप क्या कैलकुलेट करते थे, Q3 और Q1, तो आपको फर्दर उसके फॉर्मूले में Q3 और Q1 की वैल्यू ही पुटअप करनी है। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो फर्दर डिवीजन्स है उसके हवाले से जब देखें तो एक दफा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करेंगे, एक दफा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करेंगे और फिर उन्हीं वैल्यूज को यूटिलाइज करते हुए आप उनके कोएफिशिएंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। होप आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और अपनी रिवीजन्स को साथ साथ जारी रखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।